Hello students, good evening and very warm welcome to all of you on this very bright or result inspiring platform of Science World and Sri Science Academy. स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने एनाटॉमी की शुरुआत करी थी, थोड़ा सा हम लोग पढ़े भी थे और हमने आपसे बात किया था एनाटॉमी में क्या था। हम लोग पहले टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ टिश्यू में याद रखिए आप लोग कि हम लोग थोड़ा सा बात किए थे किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम लोग बात किए थे। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बताया गया था आपको कि ऐसे टिश्यू जिनमें डिवीजन की या तो कैपेसिटी हो या एक्टिवली डिवाइड हो रहे हों या डिवीजन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रखेंगे। ये बात हो गई थी। फिर हमने वहां पे कहा था कि इसका भी क्लासिफिकेशन होता है। तो एक बात आप याद रखिए, जहां भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हम कह रहे हैं जैसे मान लीजिए आप मार्फोलॉजी में या फैमिली को डिस्क्राइब कर इसमें टाइप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म या क्लासिफिकेशन हम कह रहे हैं कि किसी हम कह रहे हैं कि जूलॉजी में ही पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स या फाइला पढ़ रहे हैं। ऐसे ही कहीं भी क्लासिफिकेशन अगर आप करेंगे तो आपको बेसिस बताना पड़ेगा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जब आप टिश्यू को क्लासिफाई या टाइपिफाई करते हैं तो वहां का बेसिस क्या होता है, वहां बेसिस होता है, मैंने कल बताया भी था, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजनल कैपेसिटी, यानी कि वेदर द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर कैपेबल ऑफ डिवीजन और नॉट, यानी कि जो जो टिश्यू हम पढ़ रहे हैं उस टिश्यू के जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन की क्षमता है कि नहीं है। तो अगर डिवीजन की क्षमता है तो आपने कह दिया था क्या, मेरिस्टेमेटिक, और डिवीजन की क्षमता नहीं है, नहीं डिवाइड करें तो उन्हें आप कहा था परमानेंट। यही बात थी ना, ठीक ना। फिर गुड इवनिंग मुरलीधर जी और जानवी जी, ठीक। मेरी बात से आप लोग एग्री कर रहे होंगे कि जिन टिश्यू में आप देखिए सारी बातें आप जानते हैं। मैंने कल भी बताया था, मैं आगे भी हमेशा ही कहता रहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी और सीएसआईआर के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको तो मैं मान के चलता हूँ कि उनके क्लास का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, उनको अपडेट कर रहे हैं या थोड़ा बहुत लेवल उनका उठा रहे हैं, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग होते हैं भाई। कम से कम आप जानते हैं कि कम से कम बीएससी तो होगा ही, बीएससी बीएड होगा तभी तो टीजीटी देगा चाहे एलटी देगा। तो हमारा स्टूडेंट कम से कम बीएससी पास होता है, अधिकांश उसमें से पीजी एंड एमएससी पास होते हैं, कुछ तो उसमें से डॉक्टर डिग्री होल्डर भी होते हैं। तो हम हमारे स्टूडेंट चूंकि सीनियर स्टूडेंट होते हैं तो बस मैं मान चलता हूँ उनको अधिकांश बातें आती हैं, वो तो जस्ट रिवीजन के लिए या अपने आप को थोड़ा अपडेट करने के लिए या थोड़ा बहुत हम लोग के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा हासिल करने के लिए आए हैं, हमारे एक्सपीरियंस का थोड़ा सा फायदा उठाने के लिए आते होंगे कि शायद टीचर लंबे समय से पढ़ा रहा है, कुछ नई बात बता दे। बाकी आप लोग सब जानते ही हैं। तो चलिए हम बात आपसे कर रहे हैं सीधे सीधे इस बेसिस पे। हमने बात किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिविजनल कैपेसिटी टिश्यू टू टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक आपका होता है जिसमें डिवीजन की क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं कौन सा, उसे कहा था मैग्नेटिक टिश्यू कहा गया था, मेरिस्टेमेटिक। और जिनमें डिवीजन कैपेसिटी खत्म हो गई है उसे हम कहते हैं परमानेंट। ये बात था। अब देखिए हमने आपको तीन टर्म बताया था। वो किस लिए बताया था कि जब आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफाई करना हो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना, तो वही असल में वही इंपॉर्टेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी और ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। इसी आधार पे आप जानते हैं क्लासिफिकेशन मेनली होता है। लेकिन आपने पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आपने देखा होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वास्तव में जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो मेनली दो ही क्राइटेरिया होती है। पहली वाली जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इस पर। और इस पर आप जानते हैं तीन तरह के टिश्यू होते हैं। एक आपका होता है प्राइमोडियल मेरिस्टेम, दूसरा आपने पढ़ा होगा कौन सा, प्राइमरी मेरिस्टेम, और आपने अगला पढ़ा होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। तीन तरह के हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा पॉपुलर है और इस पर क्वेश्चन मेनली हमारे आते हैं। दूसरा एक होता है आप जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, तो उसको भी आपने पढ़ा, तीन प्रकार का होता है। अगर टिप पर होगा, है ना, उसे आप क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। अगर परमानेंट टिश्यू के बीच में क्या होगा, इंटरकैलेटेड फंसा होगा तो आप कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वास्तव में ये भी जो होता है एपिकल मेरिस्टेम का ही लेफ्ट बिहाइंड पीछे छूट गया पार्ट होता है। और तीसरा आप जानते हैं कौन सा होता है आपका, लैटरल मेरिस्टेम, यही होता है। तो इन्फेक्टिव मेनली हम इसी की बात आपसे करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो मेन बात क्या थी, उसमें तीन टर्म थे, याद रखिए। हमने कल थोड़ा बताया था, आज मैं जो लोग नए उनको जरा सा रिवाइज करा दूं। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है।
इन तीनों पे क्वेश्चन आता है हमारा डिफरेंशिएशन, उसके बाद अगला होता है डी डिफरेंशिएशन, और थर्ड टर्म हम लोग का होता है रीडिफरेंशिएशन। अगला होता है रीडिफरेंशिएशन। तीन टर्म है, डिफरेंशिएशन, मतलब इसका उल्टा डी डिफरेंशिएशन यानी अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, और थर्ड हमारे सामने है रीडिफरेंशिएशन। ये तीन टर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने लायक है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने कल छोटी सी कहानी बताई थी, उस कहानी को दोहराएंगे नहीं, आपके उस पर है, देख लीजिएगा अपने यूट्यूब पे। आप ध्यान दीजिए, होता असल में है कि हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मान लीजिए मैं कहूं हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये सेल मान लीजिए आपके न्यूक्लियस है, मान लीजिए, यानी मतलब न्यूक्लियस समझिएगा, प्लैटिमस समझिएगा, यानी मतलब न्यूक्लियस। तो इस तरह से मैं कहूं कि हमारे पास कोई सेल है, ये यहाँ पर कोई सेल मान लीजिए है, और इसका एक न्यूक्लियस है, इसको हमने एन से लिख दिया है, ठीक। मान लीजिए सेल, इसमें डिवीजन की कैपेसिटी है, यानी इस सेल को हमने क्या कहा कि मान लीजिए सेल कैसी है, मेरिस्टेमेटिक है, ये मेरिस्टेमेटिक है। और अगर मेरिस्टेमेटिक है मान लीजिए, तो ये सेल आप जानते हैं डिवाइड करेगी ही करेगी भाई, जब डिवाइड करेगी तभी तो हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक। इसका मतलब ये सेल हमारी जो मेरिस्टेमेटिक है वो डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने के बाद यहाँ ये क्या करेगी, फिर से यहाँ पे सेल बनाएगी, यहाँ पे सेल बन गई, ये सेल मान लीजिए है। सपोज करिए डिवीजन हमारे माइटोटिक टाइप के हो रहे हैं, और आप जानते हैं माइटोटिक डिवीजन में आप जानते हैं प्लाइडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम वगैरह बदलता नहीं है, ठीक है ना, तो इसको आप माइटोटिक ही मानिएगा। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आप लोगों को याद हो मैं बोल दूं कि बॉटनी में या प्लांट में कह लीजिए, तो प्लांट में दो तरह के मियाटिक डिवीजन होते हैं। मियाटिक की मैं बात कर रहा हूं, माइटोटिक छोड़ रहा हूं, मियाटिक। एक आपका होता है जाइगोटिक मियाटिक, और एक होता है स्पोरोजेनिक मियासिस। तो अगर आपको सारे प्लांट ग्रुप का अगर मियासिस अगर याद हो तो याद रखिए, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी और फंजाई में जाइगोट में होती है मियासिस, है ना, तो उसे हम कहते हैं जाइगोटिक मियासिस, यानी मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल की मियासिस जो होती है, या जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो मियाटिक होता है। लेकिन याद रखिए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब में याद रखिएगा, इनमें हमेशा स्पोर मदर सेल में मियासिस होती है, याद रखिएगा। इस बात को ढंग से आप याद रखेंगे, जब आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बात याद होगी। और एक बात मेरी सलाह, और मान लीजिए आप लोग चाहे आप हमसे पढ़ें चाहे मत पढ़ें, कहीं पढ़ें, आपको एक कंटिन्यूएशन में सारे के सारे प्लांट किंगडम जितने जो प्लांट ग्रुप्स हैं हमारे, उन सभी की एक जनरल जो लाइफ हिस्ट्री आपको रटी होनी चाहिए, है ना। हम स्पेसिफिक मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे एल्गी में जनरल लाइफ हिस्ट्री हमको याद है, समझ के याद है। ब्रायोफाइटा में हमें पूरा याद होना चाहिए, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। तो आप कभी अकेले में बैठ के सोचिए, क्या एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक के सारे जो प्लांट ग्रुप्स हैं, सबकी लाइफ हिस्ट्री का जनरल पैटर्न हमको क्लियर है? आज ही अभी आप सोच लीजिए ना। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं क्लियर है तो क्लियर करिए, और उसके लिए हमारी या किसी टीचर का इंतजार मत करिए, आप कुछ मत करिए, सिंपली 12th स्टैंडर्ड की बुक ले लीजिए, बीएससी की बुक ले लीजिए, और जनरल आप पढ़ डालिए। बाकी तो आप जानते हैं आपके सिलेबस में जो स्पेसिमेन गिवन है वो हमको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ बजे को भाई, अगर आपको रिजल्ट इस कमिंग एग्जाम में लेना है अच्छी रैंक के साथ, तो कुछ थोड़ा सा आप लोग करिए। आप लोग पहले से पढ़े लिखे लोग हैं भाई, आप लोग कम से कम बीएससी तो होंगे ही ना, तमाम लोग एमएससी होंगे, पीएचडी होंगे, तो कम से कम बीएससी तो होगा ही, वही क्लास को अटेंड कर रहा होगा, तो आप सब पढ़े लिखे हुए हैं, ऐसी बात है नहीं। तो मेरा कहा मानिए, और टीचर के, मेंटोर्स के नोट का और लेक्चर का भरोसा अभी बंद करिए, और तुरंत अपनी बुक उठाइए, और क्या करें, एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक की जनरल जो लाइफ हिस्ट्री है वो आप बिल्कुल ढंग से समझ के पढ़ डालिए। नहीं आती है तो आप उसके लिए प्रयास करिए, कोई अच्छी सी बुक फॉलो करिए, किसी कोचिंग में टीचर से बात करिए। लेकिन ये नहीं कि टीचर जब पढ़ाएगा तब जानेंगे, तब क्या लंबा टाइम लगेगा ना। मान लीजिए अगर हम ही अगर पढ़ाएं तो एल्गी पढ़ाएंगे, फिर सारे उसके स्पेसिमेन पढ़ाएंगे जो आपके कोर्स में होंगे, फिर फंजाई मान ली पढ़ाया तो सारे स्पेसिमेन पढ़ाएंगे, फिर ब्रायोफाइटा का जनरल पढ़ाएंगे, फिर सारे स्पेसिमेन पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में होगा। ऐसे करते करते लंबा टाइम लगता है, तो उतना लंबा टाइम आप लगाएंगे नहीं।
बिल्कुल आप क्लास 11th की बुक उठाइए और उसी बुक को, हाँ एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी आप बाद में पढ़िएगा भाई, मेरी बात समझिए। एनसीईआरटी लोग पढ़ने के लिए कहते हैं इसलिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन मिलता है, ये बात सही है, मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी क्या डायरेक्ट समझ में आती है? और जिसके समझ में एनसीईआरटी ढंग से आती हो उसे किसी की कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। साफ साफ सुन लीजिए, अगर आप एनसीईआरटी ढंग से समझते हैं तो बस आप किसी कोचिंग में मत जाइए, सीधे सीधे बीएससी की बुक उठाइए, इस बुक को पढ़िए, आपके समझ में वो भी आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ईमानदारी से एक एक लाइन अगर आपके एनसीईआरटी की समझ में आती है, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट पे बेसिक कमांड ठीक ठाक है, और उस कमांड के बाद फिर कोचिंग की आवश्यकता इनफैक्ट है नहीं। तब आप सीधे बीएससी की बुक उठाइए, मतलब कुल मिला के अपना सिलेबस उठाइए जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और उसको आप खुद पढ़ डालेंगे, टीचर के पास मत जाइए, थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह भले ही कर लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन ईमानदारी से। तो आप पढ़ के देखेंगे तो एनसीईआरटी की हर बात समझ में नहीं आती है, ये नहीं कि रट लिए कह रहे हैं कि वो समझ में आ गए, नहीं, ये बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी भी अगर आप लेते हैं तो एनसीईआरटी में अच्छी बात है कि इसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कम पेज में दिया है, ये अच्छी बात है। तो उसकी डिमेरिट क्या है कि वहां पर चीजों को ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, उसको उसका एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आपको या तो रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ती है या किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है, यही है। और अगर आप इसके इस प्रोसेस के थ्रू जा करके और एनसीईआरटी को समझने लायक अगर आप हो गए हैं, तब तो कोचिंग तुरंत बंद करिए, अपने घर पे पढ़िए आराम से, ठीक है ना। तो मैंने बताया ना कि मैं थोड़ा सा मैं वो दूसरे टाइप का आदमी हूँ, हकीकत बोल देता हूँ, सही से बोल देता हूँ, और ये आपको शायद अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, उसे हमको क्या करना है, ठीक है ना, हकीकत यही है। तो आप क्या करें, टीचर का इंतजार मत करें कि वो 4 महीने में एलगी से लेके एनजीओ तक पढ़ाएगा, बिल्कुल इंतजार मत करिए। एक दिन बैठिए कोई इंटरमीडिएट की बुक लेकर के और एलगी की लाइफ हिस्ट्री का पूरा पैटर्न पढ़िए, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। इस प्रकार से आप ब्रायोफाइटा खोल लीजिए, ब्रायोफाइटा की लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट कर डालिए, कैसे कैसे होता है ना। फिर टेरिडोफाइटा का यही करिए, फिर जिम्नो का यही करिए, फिर एंजियो का यही करिए, जनरल तो पढ़ लीजिए, स्पेसिमेन जो आपके सिलेबस में है उसको पढ़ने में लंबा टाइम लगेगा, उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जनरल आपको पढ़ लेना है, मेरी ये सलाह है आपके लिए, एक्सपर्ट एडवाइस है, और उस व्यक्ति की सलाह है जो लास्ट 24 ईयर से, मतलब नीट से लेके CSIR तक पढ़ा रहा है। ढेर सारे बच्चों को आप जो पढ़े हैं, हम जो पढ़े उनको मालूम भी होगा, ये सब बात है। तो मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, और वो ईमानदारी की बात यह है कि थोड़ा सा खुद आप लोग प्रयास करें, खाली टीचर के चक्कर मत पड़े। टीचर को तो भाई पैसा चाहिए, बुलाएगा, हाँ आओ आओ, चलो तुमको कुछ नहीं आता, हम को सब आता, हमको सब बनाए, कुछ नहीं कर सकता टीचर, पढ़ाने वाला कुछ नहीं कर सकता, करना तो आप ही को है। पढ़ाने वाला करता क्या है कोचिंग वाला, कि अगर आपकी कोई डाउट है तो वो डाउट को क्लियर कर देता है, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, उसका फायदा आपको मिल जाता है, और थोड़ी कंटिन्यूटी मिल जाती है, इसलिए कोचिंग को हम भी रिकमेंड करते हैं, कोचिंग कर लेना चाहिए। लेकिन मेरी बात आप भाई मना करिए आप लोग, और जितना मैं आपसे होमवर्क समझ लीजिए, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क को आप करिए, ठीक है ना। तो अगर होमवर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन चारों में क्या होता है, स्पोर मदर सेल में मियासिस होती है, ठीक है ना, और कहीं भी नहीं होती और कहीं नहीं होती, ये नहीं कि कहीं और हो सकती है, एक्सेप्शन है, नहीं, हमेशा स्पोर मदर सेल में होगी। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि हम मियासिस की बात आप मत करिएगा, है ना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मियासिस होती ही नहीं है, यहाँ पर होती कहाँ पर है, जब स्पोर बनने को होगा, यानी हमेशा स्पोर मदर सेल में होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी, मेगा स्पोर मदर सेल में होगी, और उससे स्पोर बनेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं होती, कभी नहीं होती, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना। ये बात आप दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मियासिस कब होती है, तो बस एक लाइन में, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, इसके अलावा कहीं नहीं, कभी नहीं, मैं कई बार बोल चुका, ठीक है ना, और कहीं नहीं होती। और हायर एनिमल में गैमेट बनते समय होती है, इसे गैमेटोजेनिक मियासिस कहते हैं। तो मैं प्रेजेंट टाइम में आपसे प्लांट की बात कर रहा हूँ, तो प्लांट में मियासिस कैसी होती है, एल्गी और फंजाई में जाइगोटिक होती है, जाइगोट मियासिस होती है, हालांकि उसमें अलग अलग ग्रुप में थोड़े एक्सेप्शन हैं, लेकिन ब्रायो से लेके एंजियो में कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारे ब्रायोफाइटा में स्पोर मदर सेल में मियासिस होती है, स्पोर बनता है। टेरिडोफाइटा में आपने पढ़ा होगा कि 2 तरह के वहां पे स्पोर होते हैं, 2 तरह के इनफैक्ट प्लांट होते हैं। जैसे जब आप इकोसिस्टम की बात करेंगे और फर्म की बात करेंगे,
तो इक्विसिटम और फर्न में क्या होता है आप जानते हैं, वहां पे सारे के सारे स्पोर एक जैसे होते हैं। और आप ऐसे ही बात सुन लीजिए, आप जानते भी हैं कि जिन प्लांट के सारे स्पोर एक जैसे होते हैं उन्हें होमोस्पोरस प्लांट कहते हैं। तो ब्रायोफाइट कैसे हैं, होमोस्पोरस प्लांट हैं। ब्रायोफाइटा पढ़ते समय कभी भी आप माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर की बात नहीं करते हैं। लेकिन जब टेरिडोफाइटा में जाएंगे तो टेरिडोफाइटा का मैंने दो प्लांट का नाम लिया, एक लिया इक्विसिटम जिसे आप कहते हैं हार्सटेल, और एक आपका है फर्न। ये जो दो प्लांट हैं इनमें ब्रायोफाइटा की ही तरह सारे स्पोर एक जैसे होते हैं, यानी कि इक्विसिटम और फर्न होमोस्पोरस प्लांट हैं। लेकिन उसी टेरिडोफाइटा में आपने पढ़ा होगा जो आपका सिलेजिनेला है, मार्सिलिया है, आइसोईड्स हैं, ये प्लांट ऐसे होते हैं जहां दो तरह के स्पोर होते हैं, छोटे वाले स्पोर माइक्रोस्पोर और लार्जर स्पोर मेगास्पोर। इसलिए जब स्पोर दो तरह हो गए तो उनकी मदर सेल भी दो प्रकार की हो जाएगी। माइक्रोस्पोर की मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगी और मेगास्पोर की मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल में के रूप में कही जाएगी। यानी टेरिडोफाइटा में ही सबसे पहली बार आप हेटेरोस्पोर माइक्रो और मेगा का यूज करते हैं, इसीलिए कहा जाता है, इसी को हेटेरोस्पोरी कहा जाता है। तो टेरिडोफाइटा से हेटेरोस्पोरी की शुरुआत होती है। ये बड़ा ही पॉपुलर और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेरिडोफाइटा के क्वेश्चन टेरिडोफाइटा के कुछ प्लांट होमोस्पोरस हैं और कुछ प्लांट कैसे हैं, हेटेरोस्पोरस हैं। ठीक, ब्रायोफाइटा में 100% होमोस्पोरस, यानी ब्रायोफाइटा में मियासिस कहाँ होगी, तो आप कहेंगे स्पोर मदर सेल में होगी। टेरिडोफाइटा में जाएंगे तो जो आपका इकोसिस्टम है और यहाँ पर जो फर्न है जो होमोस्पोरस होते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे कि वहां मियासिस कहाँ होगी, तो वहां पर माइक्रोमेगा मत बोलिएगा। जो प्लांट होमोस्पोरस होता है वहां पर माइक्रोमेगा नहीं होता है, वहां पर खाली स्पोर मदर सेल होती है, तो वहां मियासिस होगी स्पोर मदर सेल में। लेकिन जहां पर प्लांट आपका हेटेरोस्पोरस हो जाएगा, जैसे सिलेजिनेला, मार्सिलिया और आइसोईड्स, ये तीन प्लांट टेरिडोफाइटा के हेटेरोस्पोरस हैं, यानी वहां दो प्रकार के स्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। जब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर होंगे तो उसको हम कहेंगे हेटेरोस्पोरस प्लांट। तो अब याद रख लीजिए कि टेरिडोफाइटा के कुछ प्लांट होमोस्पोरस होते हैं और कुछ प्लांट हेटेरोस्पोरस होते हैं। टेरिडोफाइटा से हेटेरोस्पोरी की शुरुआत होती है। ठीक, अगला जाइए जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म के सारे प्रेजेंट प्लांट कैसे हैं, हेटेरोस्पोरस, यानी जिम्नोस्पर्म के जो प्रेजेंट प्लांट हैं उनमें कोई होमोस्पोरस नहीं होता, सबके सब हेटेरोस्पोरस हैं। तो आप कहेंगे कि जिम्नोस्पर्म में कहाँ होती है मियासिस, हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल में और मेगास्पोर मदर सेल में। यानी जिम्नोस्पर्म के सारे प्लांट कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी वहां दो तरह के स्पोर हैं सारे प्लांट में, स्मॉल साइज के मेल स्पोर माइक्रोस्पोर और लार्ज साइज के फीमेल स्पोर या मेगास्पोर, वहां पर हेटेरोस्पोरी हो गई। इसी प्रकार जब आप एंजियोस्पर्म में जाएंगे तो एंजियोस्पर्म के सारे प्रेजेंट प्लांट हैं सब के सब क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी वहां पर माइक्रोस्पोर होते हैं और मेगास्पोर होते हैं। आई थिंक कि अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। मैंने पूरा एल्गी से लेके एंजियो तक की कहानी मियासिस वाली आपको बता दी, ठीक है ना। ऐसे हर चीज आप जब भी पढ़िए तो थोड़ा सा देखिए, बताएं यार देखो रट के भी एग्जाम पास करना एक कला होती है, तमाम लोग कर लेते हैं, मैं जानता हूँ लोगों को, क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी का पेपर बड़ा इजी टाइप का होता है, तो वहां पर रट के भी काम आ जाता है। लेकिन अगर आप रट के लेक्चरर बन गए तो उस कंडीशन में आपके द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट तो विद्वान नहीं बन सकता। यार जब मैं खुद ही स्कॉलर नहीं हूँ, रट के एग्जाम पास किया हूँ, हमारा बच्चा का हमारे पढ़ाए गए स्टूडेंट कहाँ से स्कॉलर हो जाएगा। तो कोशिश करिए सब्जेक्ट आपको आए, और सब्जेक्ट आने का देखिए थोड़ा फायदा ये होता है ना, सब्जेक्ट अगर समझ में आ जाता है तो फायदा उसका ये होता है कि चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, चीजें हमारा सब्जेक्ट जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, इजी हो जाता है, और जब बात हम समझने लगते हैं तो आप जानते हैं उसका रिटेंशन पावर हमारा बढ़ जाता है, यानी कोई चीज लंबे समय तक हमको याद रहती है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई रहता है। अरे यार पूरा एलगी से लेकर एनजीओ तक के सारे जनरल से पूछो, अरे भाई कोई स्पेसिमेन आ जाए, एक्सेप्शन आ जाए तो हाँ हो सकता है थोड़ा हमको भूल सकता है, लेकिन जनरल तो कमांड होना चाहिए। इसी प्रकार से जूलॉजी वाली बात है, पूरा का पूरा प्रोटोजोआ से मैमेलिया तक के सारे जनरल कैरेक्टर एक साथ आपको याद होने चाहिए। किसी की भी लाइफ हिस्ट्री का जनरल पैटर्न आपको एक साथ याद होना चाहिए।
इसी वजह से आपका हमने बॉटनी में आपसे कहा कि बिल्कुल मान लीजिए माइक्रोबायोलॉजी को थोड़ा हम छोड़ दें थोड़ा अलग से, तो एलगी से लेकर और एंजियोस्पर्म तक का जनरल कैरेक्टर आपको एक साथ याद होना चाहिए। लाइफ हिस्ट्री आपको एक साथ याद होनी चाहिए पूरा का पूरा। और खुद बैठ के अकेले में सोचिए कि लाइफ हिस्ट्री कैसे पूरी होती है एलगी में, कैसे पूरी होती है फंजाई में, कैसे बायोडायो में, टेरिडोलॉजी में, सब सोच डालिए। ऐसे जनरल जनरल कैरेक्टर हमारे एलगी क्या होते हैं, बस बैठे बैठे सोचिए। तो पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब इकट्ठे में बैठ के सोचिए। पूरा एलगी से लेकर एंजियोस्पर्म तक के सारे जनरल कैरेक्टर एक साथ सोच डालिए। मुश्किल से आधे घंटे एक घंटे लगेंगे, आंख बंद करिए, सोचिए बैठ के वहां पर। इसको कहते हैं तैयारी, इसको तैयारी कहते हैं। एक दिन में नहीं होगा ये, हाँ आपको ये कर लेना चाहिए। हम करें ज्यादा नहीं तो कम से कम इंटरमीडिएट लेवल का तो एक हफ्ते के अंदर पूरा करिए, विद इन ए वीक कर डालिए। बाकी तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, लंबा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ खाली इंटरमीडिएट लेवल तक की मैं बात आपसे कर रहा हूँ भाई। कुछ न करो, कम से कम एनसीईआरटी पढ़ डालो, एलबी से लेके जो सारी जनरल कैरेक्टर, सारी लाइफ हिस्ट्री, ऐसे एनिमल में प्रोटोजोआ से लेके मेमन तक पढ़ डालिए, एनसीईआरटी से पढ़ डालिए, कम से कम इतना कर डालिए, इतना करके बैठिए, ठीक है ना। ऐसे ही क्या करिए, एनाटॉमी पूरा पढ़ डालिए। एनाटॉमी मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ बेसिक स्टैंडर्ड पढ़ डालिए और पूरा अपना पीजीटी का सिलेबस पढ़ डालिए 2 दिन में 4 दिन में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। तो आपसे इंटर लेवल की बात कर रहा हूँ भाई। तो पहले आप इंटर लेवल तक की जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, एक हफ्ता तुमने बढ़ा के कह दिया, आपका तो और कम टाइम हो जाना चाहिए, पूरा कर डालिए, ठीक है ना। और तब किसी के क्लास में बैठिए और तब देखिए मजा, उस टीचर के पढ़ाने में आपको दूसरे तरह का टेस्ट मिलेगा। तब उस टीचर का आप लेवल भी टेस्ट कर पाओगे, यार टीचर जो पढ़ा रहा है वास्तव में उसका लेवल है क्या, क्या हमको इस टीचर का लेक्चर अटेंड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वही पढ़ा रहा है जो हमको सब आता है, तब क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपने मन से पढ़िए बैठ के, ठीक है ना। तो मेरी बातों में आपको थोड़ा सा दूसरे तरह का विचार सुनने में समझने में आ रहा होगा। तो मेरा विचार जो है बिल्कुल फैक्ट है। मैं सब भाई पंडित आदमी सही सही बोलता हूँ, मैंने सही सही बोल दिया, ये काम आप कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, करते समय मान लीजिए इन केस कोई आपको डाउट या प्रॉब्लम है तो हमसे आप बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी वो टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं और वो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको सलाह दे दिया कि सारे प्लांट ग्रुप का आप जनरल कैरेक्टर पढ़ डालिए और आपने पढ़ना शुरू किया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका सलूशन कहाँ से मिलेगा, आप हमसे बात कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे उसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मानिए आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म लाइफ हिस्ट्री में आप फंस गए, अभी आपको पढ़ाया तो गया नहीं है, अपने मन से पढ़ना है, तो अगर फंस गए तो फिर हमसे पूछिएगा, हम आपको बता देंगे वहाँ पर, तो आपका इंटर लेवल का काम निकल जाएगा। अब बाकी जो हम लोग का टीजीटी पीजीटी या एएलटी या जो प्रवक्ता लेवल की बात है उसको देखिए हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो सिलेक्शन पाना है तो भाई मैं आपसे कहूंगा कि मेरे आगे आगे चलिए, ठीक है ना, पीछे नहीं। कोचिंग वाले टीचर के आपको तो आगे आगे चलना चाहिए, और आगे नहीं चल सकते हैं तो कम से कम साथ साथ तो अवश्य चलिए, ठीक है। अगर सिलेक्शन की गारंटी करनी है तो, अगर पीछे पीछे चल रहे हैं तो हमारे हिसाब से नहीं ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं भाई। कौन सा टॉपिक है जो आप नहीं पढ़े हैं, आप कम से कम ग्रेजुएट तो होंगे ही ना। अधिकांश लोग एमएससी किए बैठे होंगे, तो लोग क्या पीछे पीछे चलेंगे, कहाँ पीछे चलोगे भाई, आगे आगे चलो, थोड़ा सा पहले से पढ़ के आओ हो सके तो, नहीं तो कम से कम साथ साथ चलो। ये एक्सपर्ट एडवाइस है और ऑनेस्ट एंड एक्सपर्ट एडवाइस है। बाकी आप लोग खुद पढ़े लिखे लोग जो मन आए करिएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा था, मैंने मियासिस के लिए यहाँ पर मना इसीलिए किया था कि यहाँ पर मियासिस नहीं हो सकती, इस मेरिस्टेमेटिक सेल में मियासिस नहीं होगी, रूट में मियासिस नहीं होगी, स्टेम में नहीं होगी, लीफ में नहीं होगी, फ्लावर के कैलिक्स में नहीं होगी, कोरोला में नहीं होगी, कहाँ होगी, अरे भाई स्पोर मदर सेल कहाँ पर होती है आप जानते हैं। अगर एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो आप जानते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ पर होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम में होगी। याद करिए, स्टैमेन की फिगर याद करिए, एंथर याद है ना, एंथर का सेक्शन काटेंगे तो आपको चार कोने में मिलता है, तो वहां पर होगी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर होगा, सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी और वहां मियासिस होगी। इसी प्रकार से फीमेल साइड में मियासिस कहां से होगी, अगर हम एंजियो की बात करें, आपने पढ़ा ओव्यूल पढ़ा है, ओव्यूल याद करिए, ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। तो ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजियम है और ओव्यूल कहां पर है, ओवरी के अंदर है। ध्यान दीजिए, फ्लावर की ओवरी, तो ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है, और उस ओव्यूल के अंदर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है और उसमें मियासिस होगी।
तो क्या रूट मियासिस कराएंगे? नहीं, भूल जाइए। खाली मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के किसी पार्ट में मियासिस होती है और कहीं नहीं होती, रूट में नहीं, स्टेम में नहीं। सोचना ही नहीं है भाई, सोचना ही नहीं है। जब रेडीमेड आप आंसर जानते हैं, खाली स्पोर मदर सेल में होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है, मेगास्पोर मदर सेल में होती है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ पर होगी भाई? मेल सेक्स ऑर्गन में होगी ना, स्टेमन के एंथर में होगी ना, आप जानते हैं। ऐसे ही मेगा फीमेल वाली कहाँ पर होगी? तो आप जानते हैं ओवरी होगी, ओवरी के अंदर आप जानते हैं ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होती है, वहां पर होती मियासिस। तो बस इतनी बात आप दिमाग में बैठाए रखिए और बस कहानी खत्म। मियासिस रूट में नहीं, सोचना ही नहीं है, स्टेम में नहीं, लीफ में नहीं, फ्लावर की बात किया जाए कैलिक्स में नहीं, कोरोला में नहीं, स्टेमन की बात किया जाए तो फिलामेंट में नहीं, कनेक्टिव में नहीं, कहां पर होगी? तो आप जानते हैं एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वहां मियासिस होगी। देखो ये पढ़ने का तरीका सब यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको जैसा भी लग रहा है आप जानो, तरीका यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने मियासिस आपको मना किया। हमारे लेवल पे, आपके लेवल पे तरीका यही है। बाकी छोटा बच्चा अगर होता, मान लीजिए हम करें 11वीं की क्लास होती, 9वीं की क्लास होती, तो हम उनसे दूसरे ढंग से बात करते। हमारे सामने तो ऐसे बच्चे हैं ना जो कम से कम ग्रेजुएट हैं, तो हमको हमारा लेवल तो भाई यही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब अगर आपका यहाँ न्यूक्लियस है तो यहाँ हमने लिख दिया। अब मान लीजिए कि जो सेल यहाँ पे डिवाइड की, ये मेरिस्टेमेटिक थी, इसने डिवाइड करके नई सेल बनाई, और ये सेल समझिए, मान लीजिए इस सेल में डिविजनल कैपेसिटी खत्म हो गई, समाप्त हो गई, एंड दिस सेल हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, है ना। ध्यान दीजिए, ये सेल डिवाइड नहीं करेगी, यानी कि ये हो गई परमानेंट, ये हो गई परमानेंट, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट होना, यानी डिविजनल कैपेसिटी अगर है उसका समाप्त होना ही कहलाता है डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिएगा, यही जो क्या हुआ, यही आपका हुआ डिफरेंशिएशन, यही है डिफरेंशिएशन। याद कर लीजिए और समझ भी लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको आज रिवाइज करा दिया। यह है डिफरेंशिएशन, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का परमानेंट में बदलना ही कहलाता है डिफरेंशिएशन, यानी प्रोसेस ऑफ loss of divisional capacity and acquisition of certain special character to perform the particular function। यानी डिवीजन का काम बंद करो और जिस काम को करना है उसके लिए आप कैरेक्टर एक्वायर करिए और वो काम करिए। यानी आप कह रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट हो जाओ, ठीक। तो इसी का नाम है डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है, इसमें दो काम होता है मेनली। क्या होता है? पहला काम होता है लॉस ऑफ डिविजनल कैपेसिटी। अब डिवाइड नहीं करेगी, मेरिस्टेमेटिक नहीं रही, तो फिर करेगी क्या भाई? तब प्लांट के जिस पार्ट में इस सेल को जाना है तो उसके हिसाब से जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होगा उसके हिसाब से अब इसके अंदर मॉडिफिकेशंस होंगे, इसके अंदर कैरेक्टराइजेशंस होंगे या डिफरेंशिएशन होंगे। मान लीजिए अगर इसको स्टोरेज टिश्यू है तो इसको यहाँ पर उस तरह का कैरेक्टर एक्वायर करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कंडक्टिंग टिश्यू है तो उस तरह कैरेक्टर को एक्वायर करना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर कहीं फोटोसिंथेटिक सेल है तो उस तरह की एक्टिविटीज को इन्वॉल्व या उसका कैरेक्टर आपको इन्वॉल्व या एक्वायर करना पड़ेगा। इसी का नाम है डिफरेंशिएशन। तो दो ही टर्म है, क्या? लॉस ऑफ डिविजनल कैपेसिटी एंड एक्वायर ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है ना। यही डिफरेंशिएशन की डिफिनेशन होती है, क्या? लॉस ऑफ डिविजनल कैपेसिटी एंड एक्विजिशन, प्राप्त करना, एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। यानी डिवीजन का काम बंद करके जो काम करना है उस काम के लिए क्या हो जाना, उसके लिए स्पेसिफाई हो जाना, ये कहलाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। ये आपका परमानेंट टिश्यू हो गया। अब देखिए परमानेंट टिश्यू, इसका जो फंक्शन है वो करेगा। मान लीजिए मैं कहूं कि परमानेंट टिश्यू आपका पैरेन्काइमा है, तो पैरेन्काइमा का आप जानते हैं कि जो सबसे पॉपुलर या कॉमन फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। याद रखिए पैरेन्काइमा सेल का सबसे जो कॉमन कैरेक्टर है वो क्या है? वो है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। लेकिन याद रखिए पर आप जानते हैं, आप एक बात ध्यान दीजिएगा,
घर का जो व्यक्ति बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, जिसके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, अब वो जो काम कर रहा है जिंदगी भर किया वही करता रहेगा। लेकिन अगर घर का कोई छोटा बच्चा है, हम कह मान लीजिए 15 साल का बच्चा है, वो 15 साल का बच्चा मान लीजिए आप पढ़ रहा है, तो आप चाहें तो पढ़ना छोड़ करके क्रिकेटर बन सकता है। अगर क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेलना बंद करके वो कुश्ती में जा सकता है, ठीक है ना। वो भी छोड़ करके कुछ और करने जा सकता है। मतलब ये हुआ जिसकी एज अभी कम है, या ये कह लीजिए जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, जो अपने बॉडी को डिफरेंट एंगल से मोड़ सकता है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हाई है, वो अपना प्रोफेशन बदल सकता है, वो तरह तरह के काम कर सकता है। वो पढ़ा भी सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है, कबड्डी भी खेल सकता है, कुछ और भी कर सकता है। लेकिन जिसकी हड्डियां टफ हो गई हैं, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी गायब हो गई है, जिसकी एज बढ़ गई है, वो अपना प्रोफेशन जल्दी नहीं बदल पाएगा। और अगर कहीं फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है तो कभी नहीं बदल पाएगा, ठीक है ना। तो यही हाल होता है, याद रखिएगा। पैरेन्काइमा सेल जो होती है वो प्लांट किंगडम की क्या होती है, थिन वॉल्ड एंड लिविंग सेल होती है, याद रखिएगा। थिन वॉल्ड एंड लिविंग सेल होती है। मतलब जैसे हमारे घर में बच्चा है, कम उम्र का है, जिसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हाई है, जो वैरायटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, तो उसी तरह से जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो तरह तरह के काम कर सकती हैं। ये सारी बात हम पढ़ेंगे कि पैरेन्काइमा सेल पढ़ेंगे तब, ठीक है, अभी वहां पर नहीं जा रहे हैं। उसमें से एक काम ये है कि जो पैरेन्काइमा सेल जिसमें डिविजनल कैपेसिटी खत्म हो गई है, वो जरूरत पड़ने पर डिविजनल कैपेसिटी को एक्वायर भी कर सकती है, ठीक है ना। कैसी है ये सेल, कैसी है, थिन वॉल्ड और लिविंग है। छोटा बच्चा है घर का, जान लीजिए, जरूरत पड़ने पर अपना प्रोफेशन बदल सकता है। वही छोटा बच्चा है ये प्लांट किंगडम का या प्लांट बॉडी का, जरूरत पड़ने पर अपना प्रोफेशन बदल सकता है। तो कई तरह के काम पैरेन्काइमा सेल्स करती हैं, उसको हम बाद में पैरेन्काइमा सेल पढ़ते समय पढ़ेंगे। लेकिन उनमें से एक काम यह है कि जरूरत पड़ने पर जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं जिनमें डिविजनल कैपेसिटी का लॉस हो गया है, वो फिर से डिविजनल कैपेसिटी एक्वायर कर सकती हैं, यानी वो मेरिस्टेमेटिक हो सकती हैं, ध्यान दीजिए। और मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, सुन लीजिए। मान लीजिए किसी प्लांट पार्ट आपका, चाहे रूट हो और चाहे स्टेम हो, ठीक, उसमें जो कार्टेक्स होता है ना, तो कार्टेक्स मेनली पैरेन्काइमा सेल का बना होता है, याद है आपको। मेरी बात समझिए, एनाटॉमी पढ़ते समय या तो सारे फिगर पढ़ के बैठिए, और नहीं मान लीजिए पढ़े हैं तो साथ में बुक लिए रहिए। जैसे टीचर ने कहा कि जैसा वो डाइकाट स्टेम को चाहिए, डाइकाट को फट से फिगर खोल लीजिए, फट से कोई बुक रखे रहिए और देखिए उसमें क्या है, कार्टेक्स कहाँ पर है। मतलब हम तो बोल रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, आगे फिगर भी बना के आपको दिखाएंगे, लेकिन आप फट से बुक पलटिए और देखिए फिगर में कार्टेक्स कहाँ है, तो कहाँ पर मिलेगा। मान लीजिए मैं डाइकाट स्टेम की बात करूं, क्या मिलेगा, सबसे बाहर एपिडर्मिस मिलेगी, उसके नीचे मिलेगा हाइपोडर्मिस, उसके नीचे होता है कार्टेक्स, ठीक है ना। समझ में आ गया हो, फिगर देख लीजिएगा आप, हम भी बाद में दिखा देंगे। तो कार्टेक्स है। अब कार्टेक्स मेनली किसका बना होता है, पैरेन्काइमा सेल का बना होता है। अब याद करिए, जब आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं तो एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ इन वेस्कुलर रीजन, याद करिए, जो वेस्कुलर बंडल वाली एरिया है, मतलब पेरिसाइकिल के नीचे वाली एरिया, वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो वेस्कुलर बंडल के रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है, क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ इन वेस्कुलर रीजन। लेकिन जो कॉर्टेक्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, चाहे वो आपका डाइकाट रूट का कॉर्टेक्स हो और चाहे डाइकाट स्टेम का कॉर्टेक्स हो, तो कार्टिकल रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होने से कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन कार्टिकल रीजन, ठीक। अब याद करिए, कार्टिकल रीजन में क्या कोई सेल मेरिस्टेमेटिक है, बिल्कुल नहीं है। पैरेन्काइमा सेल होती है, परमानेंट सेल होती हैं, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होने को होती है, याद रखिएगा, तो उन्हीं पैरेन्काइमा सेल का एक लेयर जो है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। यानी जो पैरेन्काइमा सेल परमानेंट हो चुकी हैं, कार्टेक्स बना रही हैं, जिसका प्राइमरी फंक्शन था स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, वही पैरेन्काइमा सेल सेकेंडरी ग्रोथ के समय उन्हीं की एक लेयर क्या हो जाएगी, उनमें डिविजनल कैपेसिटी आ जाएगी और वो मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ये जो परमानेंट जो टिश्यू थी, ध्यान दीजिए, अगर पैरेन्काइमा अगर मैं मान लूं तो क्या हो गई, ये हो गई मेरिस्टेमेटिक। एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया, ये हो गई मेरिस्टेमेटिक। अगर मैं अपना एग्जाम्पल सही से नोट कर दूं तो क्या है वो ये है कि इस परमानेंट जो सेल को मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूं, इसको मैंने मान लिया कि हमारा क्या है,
ये परमानेंट टिश्यू क्या है? पैरेन्काइमा सेल है, पैरेन्काइमा सेल ऑफ कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमा सेल है ना। अब ये क्या करी, मेरिस्टेमेटिक को क्या बना ले रही है? ये बना रही है कार्क कैम्बियम। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम बनती है, सारी प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कार्क कैम्बियम बनती है, और आप जानते हैं कैम्बियम क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल का बना है, सेल डिवाइड करेंगी, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि जो हमने एग्जांपल ले लिया कार्टेक्स की जो पैरेन्काइमा से जो परमानेंट सेल थी, वो क्या की, उसने डिविजनल कैपेसिटी एक्वायर कर लिया और क्या बना दिया उसने? कार्क कैम्बियम बना दिया। यानी इस बार क्या हुआ, जो ऊपर हुआ था मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट हुआ था, अब क्या हुआ? परमानेंट से क्या हुआ? मेरिस्टेमेटिक हो गया, उल्टा हो गया ना। तो ये प्रक्रिया क्या है? ऊपर वाले की उल्टी है, यानी डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। इसे ही कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। यानी जो यहाँ पर परमानेंट टिश्यू जो था, जो मेरिस्टेमेटिक हो गया, इसी प्रक्रिया का नाम क्या है? इसका नाम है डी डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिए, ये प्रक्रिया है आपका डी डिफरेंशिएशन। आई होप कि मेरी बात आप एग्जाम्पल सहित समझ गए होंगे, और ना समझे हो तो बताइए। ये प्रक्रिया है कौन सी? डी डिफरेंशिएशन की। यानी कि मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट होना क्या है? डिफरेंशिएशन है, और परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक फिर दोबारा हो जाना क्या है? उसका उल्टा है, मतलब डी डिफरेंशिएशन है। तो जितने लोग जुड़े हैं, जो क्लास देख रहे और सुन रहे हैं, अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप बताइएगा। मैंने 3 में से 2 प्रक्रिया एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन कर दिया। बोलिए, क्या आप में से किसी को कोई डाउट है डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन में? तो कम से कम प्रोसेस तो आप याद ही रख लीजिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का परमानेंट में बदलना डिफरेंशिएशन है, और परमानेंट से फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाना डी डिफरेंशिएशन है। एग्जांपल मैंने आपको एक दिया कि जो कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, जो परमानेंट होती हैं, कॉर्टिकल रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ के समय उन्हीं में से एक लेयर जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और बना लेती है कार्क कैम्बियम। यानी यहाँ पर क्या हुआ? परमानेंट सेल क्या हो गई? मेरिस्टेमेटिक हो गई। इसी को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ऐसे एग्जांपल आपको कहां पर मिलेगा? एक जगह और मिलेगा, जब आप वैस्कुलर या स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। याद करिए, अगर आपको फिगर याद हो तो, आपको ये वाली फिगर याद हो गया हो। मान लीजिए सपोज करिए पेरिसाइकिल है, ये पेरिसाइकिल है, और पेरिसाइकिल में हम यहाँ पर मान लीजिए इसके नीचे हम बना रहे हैं वैस्कुलर बंडल। ये हम वैस्कुलर बंडल यहाँ बना रहे हैं। यहाँ देखिए, ये हमने वैस्कुलर बंडल यहाँ पर ड्रा कर दिया। ये देखिए, ये वैस्कुलर बंडल हमने ड्रा कर दिया। खाली 2-3 ड्रा कर रहे हैं बस, इस तरह से। और आप सब लोग जानते हैं कि इनमें बीच में क्या होता है? बीच में कैम्बियम होती है ना। तो मान लिया आपकी ये कैम्बियम हो गई, ऐसे कैम्बियम हो गई, ये कैम्बियम हो गई। और हम सब लोग जानते हैं कि ऊपर क्या होता है? यहाँ पर ये फ्लोएम होता है, नीचे जाइलम होता है, और बीच वाला एक कैम्बियम होता है, हम सब लोग जानते हैं। तो सबकी यही कहानी समझिएगा, ये है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैम्बियम कहाँ पर है? कैम्बियम आप देख रहे हैं कि जाइलम फ्लोएम के बीच में खाली वैस्कुलर बंडल के अंदर है। इसको आप लोग कहते भी हैं इंट्रास्टीलर कैम्बियम, या इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, या फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं ना। याद रखिए, आप इसे आप क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं फैसिकुलर कैम्बियम। फैसिकुलर आप इसे कहते हैं, या आप कह सकते हैं इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। दोनों वर्ड यूज किया जाता है, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। आप याद रखिए कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो पूरी कैम्बियम की रिंग बनती है। आपको याद होगा, पूरी कैम्बियम की रिंग बनती है। तो क्या आपको लगता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है प्लांट की, क्या उसमें स्टीलर रीजन में पूरे कैम्बियम की रिंग होती है? नहीं होती। याद रखिए, कैम्बियम इज लिमिटेड ओनली इनसाइड द वैस्कुलर बंडल।
खाली वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम होता है, बीच के हिस्से में यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं है, यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं है, यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं है, कोई कैम्बियम यहाँ पे नहीं है। और आप सबने पढ़ा होगा कि जो बीच का हिस्सा होता है, आप सब जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें जो होता है वो यहाँ पूरा क्या होता है, याद रखिएगा, ये सारा का सारा ये सब मेडुलरी रे होती है, ये मेडुलरी रे है, ये मेडुलरी रे होती हैं, और एक किसकी बनी होती है, ये पैरेन्काइमा की बनी होती है, ये पैरेन्काइमेटस होती है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पैरेन्काइमा सेल है, यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं है। वही हाल यहाँ पर भी है, जो मैं येलोस दिखा रहा हूँ सब यहाँ पे मेडुलरी रे हैं, सब पैरेन्काइमा सेल हैं, सब पैरेन्काइमा सेल हैं, कैम्बियम नहीं है। तो आगे हम जानते हैं कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होने को होता है तो याद रखिए इन्हीं पैरेन्काइमा सेल से क्या होता है, फिर से यहाँ पर भी कैम्बियम की स्ट्रिप बन जाती है। यानी जिस प्रकार से कार्टिकल रीजन में कार्क की पैरेन्काइमा सेल से कार्क कैम्बियम बन जाती है, उसी प्रकार से जब हम वेस्कुलर रीजन में पढ़ते हैं, याद रखिएगा सेकेंडरी ग्रोथ, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि खाली वेस्कुलर बंडल के बीच में होता है, आप जानते हैं कैम्बियम होती है, लेकिन पूरी कैम्बियल रिंग बनने के बाद सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो बाद में क्या होता है, इस रीजन में, इस बीच से जहां हमने ब्लैक येलो दिखाया है, इस रीजन में भी कैम्बियम स्ट्रिप्स बनती हैं, और ये बाद में बनती हैं। तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर मेडुलरी रे है जो पैरेन्काइमा सेल से बनी हुई है, यानी यहाँ पैरेन्काइमा सेल है, जैसे कार्टेक्स में थी। और आगे चल क्या हो जाएगा, इन्हीं पैरेन्काइमा सेल से जो मेडुलरी रे की हैं, यही फिर से कैम्बियम का स्ट्रिप बनाएंगे। मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं दिखा रहा हूँ फिर से आपको यहाँ पर, ये तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ पर बाद में फिर से यहाँ पे कैम्बियल स्ट्रिप बनेगी, ये ध्यान, यही है कैम्बियल स्ट्रिप, यहाँ बन जाएगी ऐसे, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी फॉर्म हो जाएगी, फिर देखिए यहाँ पर भी फॉर्म हो जाएगी। तो जो बाद में ये कैम्बियल स्ट्रिप बन रही है, ये वाला जो हमने स्ट्रिप बनाया, ये वाला स्ट्रिप, ये क्या है, इसे हम कहते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ये कैम्बियम आपकी बन गई, लेकिन कहां से बनी है, ये बनी है मेडुलरी रे की पैरेन्काइमा सेल से, है ना। यानी यहाँ पर भी क्या हो गया, फिर वही जो परमानेंट टिश्यू है बदल गया किसमें, मेरिस्टेमेटिक में। इसका मतलब कि जब वैस्कुलर रीजन में, ध्यान, ये सब थोड़ा एग्जांपल याद रखिए, जब वैस्कुलर रीजन में कौन सी कैम्बियम बनती है, ध्यान दीजिएगा, ये वाली नहीं, ये इंट्राफैसिकुलर नहीं, वो तो पहले से रहती है, वो पहले से रहती है। जो बाद में बनती है जिसका नाम क्या है, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, इंटर, जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में बनती है, बाद में बनती है। कहां से बनती है, तो मेडुलरी रे की पैरेन्काइमा सेल से बनती है। तो इसका बनना भी क्या है, इसका बनना भी एग्जांपल है किसका, डी डिफरेंशिएशन का। तो आप दो बात याद रखिएगा, पूरा वेस्कुलर कैम्बियम नहीं, ध्यान दीजिएगा, पूरा वेस्कुलर कैम्बियम नहीं। अच्छा एक बात और याद रखिए, वेस्कुलर कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक है, लेकिन एक बात जरा समझना, वेस्कुलर कैम्बियम एज होल एक टाइप का टिश्यू नहीं है, जो यहाँ पर जाइलम फ्लोएम के बीच वाला है, जिसको आप कह रहे हैं कौन सा, फैसिकुलर या इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। याद रखिएगा, ये एग्जांपल होता है प्राइमरी मेरिस्टेम का। एग्जांपल किसका है, प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है, याद रखिए। ये जो कैम्बियम है ना, ये वाली एग्जांपल किसकी है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम की एग्जांपल है। और जो ये बाद में बनी है, जो मेडुलरी रे के पैरेन्काइमा सेल से बनी है, ये जिसको हम कह रहे हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये किसकी है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। ये बात जरा ढंग से याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो मैंने क्या कहा, जो हम कार्टिकल रीजन में पढ़े, बताया मैंने आपको कि कार्टिकल रीजन की पैरेन्काइमा सेल से कार्क कैम्बियम बनेगी। तो जो कार्क कैम्बियम होती है वो कैसी होती है, वो 100% सेकेंडरी होती है, क्योंकि वहां पर कोई प्राइमरी मेरिस्टेम होता ही नहीं है। तो कार्क कैम्बियम का अगर एग्जांपल दिया जाए, तो कार्क कैम्बियम एज होल वो क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम की बनी है।
वो होमोजीनस इन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर वेस्कुलर कैम्बियम की अगर आप बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वेस्कुलर कैम्बियम एज होल इस सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल नहीं है। इसमें कैम्बियम का वो हिस्सा जो वेस्कुलर बंडल के अंदर है, जो जाइलम फ्लोएम के बीच में है, जिसको हम कह रहे हैं क्या, फैसिकुलर या इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कह रहे हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। लेकिन जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में बना है, जो बाद में बना है, जो मेडुलरी रे की परमानेंट पैरेन्काइमल सेल से बना है, ये वाला हिस्सा ध्यान दीजिएगा, ये जिसको हम कह रहे हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। तो जो पूरी कंप्लीट कैम्बियल रिंग यहाँ पर कैसी है, ये होमोजीनस इन स्ट्रक्चर नहीं है, ये हेटेरोजीनस है। वेस्कुलर बंडल के अंदर का कैम्बियम, जिसे हम कहते हैं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ये किसका एग्जांपल है, प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। लेकिन जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में बन रहा है, जो बाद में बन रहा है, जिसको हम कह रहे हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। यानी यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम का भी पार्ट है और सेकेंडरी मेरिस्टेम का भी पार्ट है। यानी ये कैसी है, हेटेरोजीनस इन ओरिजिन है। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल क्या है, ध्यान दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, परमानेंट सेल का मेरिस्टेमेटिक हो जाना। और एग्जांपल मिलेगा कहां, ध्यान दीजिएगा, बस दो ही जगह मिलेगा। एक मिलेगा जब आप कार्क के, जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे होंगे, कहां पे, कार्टिकल रीजन में। जब कार्क कैम्बियम बनाना होगा तो कार्क की, यानी कि कॉर्टेक्स, हाँ जी, कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमा सेल जब बदलेंगे किसमें, कार्क कैम्बियम में। एक एग्जांपल आपका वो हुआ, किसका, टी डिफरेंशिएशन का। और दूसरा एग्जांपल कहां पर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, कि जब ये मेडुलरी रे जो है, जब मेडुलरी रे की जो पैरेन्काइमा सेल हैं, जब ये मेरिस्टेमेटिक होकर बनाएंगी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ध्यान दीजिएगा, जब मेडुलरी रे की पैरेन्काइमा सेल से बनती है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, तो वो भी डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है। और ये दोनों एग्जांपल ढंग से याद रखिएगा, समझ के याद रखिएगा। तो डी डिफरेंशिएशन क्या है, कि परमानेंट सेल का मेरिस्टेमेटिक हो जाना, एक लाइन की बात है। लेकिन एग्जांपल वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहां पे मिलेगी, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, कहां पे, कार्टिकल रीजन में होगी। यानी सेकेंडरी ग्रोथ के समय ही कह लीजिए कि डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस जनरली होती है। मैंने दोनों आपको बता दिया, आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो हमने पहले पढ़ा डिफरेंशिएशन, एग्जांपल दिया मैंने आपको, फिर पढ़ा मैंने डी डिफरेंशिएशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। और वेस्कुलर कैम्बियम का ऑर्गेनाइजेशन और ओरिजिन तो आप अवश्य याद रखिएगा, ये टिपिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। यानी हेटेरोजीनस है, इसमें कुछ पैच जो है, कुछ पार्ट है प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है, कुछ पार्ट सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। लेकिन जो कार्क कैम्बियम होती है वो 100% सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल होती है। तो आप, आई होप कि आप बात जानते भी होंगे और मैंने आपका रिवाइज भी करा दिया। ठीक, अब तीसरा टर्म अपने पास कौन सा था, रीडिफरेंशिएशन। तो पहला हो गया डिफरेंशिएशन, दूसरा हो गया डी डिफरेंशिएशन, हम थर्ड पे आते हैं, उसका नाम है रीडिफरेंशिएशन। चलिए हम लोग आते हैं रीडिफरेंशिएशन पे। रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन यानी दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, यही ना। तो डिफरेंशिएशन का एक लाइन का मतलब क्या है, एक लाइन का मतलब है मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट हो जाना, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट हो जाना। ठीक है ना। अब ध्यान समझ लीजिए कि आपने कहा कि यहां पर मान लीजिए मेरिस्टेमेटिक सेल थी, मेरिस्टेमेटिक मान लीजिए एपिकल मेरिस्टेम सेल रहा होगा, मान लीजिए, इससे क्या हो गई, परमानेंट हो गई। परमानेंट जो है फिर मेरिस्टेमेटिक हो गई। अब अगर ये मेरिस्टेमेटिक है तो फिर डिवाइड करेगी और डिवाइड, भाई जो जहां मेरिस्टेमेटिक लिखा है वहां डिवीजन तो होगा ही होगा। जो मेरिस्टेमेटिक है वो डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है भाई, उसका कैरेक्टर ही होता है डिवाइड करना। तो ये भी मेरिस्टेमेटिक है, तो ये क्या करेगा, फिर से डिवाइड करेगा। तो मान लो डिवाइड करके फिर से क्या हो जाए, ये बनाए परमानेंट सेल, ये परमानेंट टिश्यू बनाएगा। ठीक है ना। एग्जांपल आप जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सिटीज क्या बनेगा, आपका परमानेंट टिश्यू बनता है, इसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कहते हैं, है ना। सब सारी बात आप जानते हैं। तब ध्यान दीजिएगा कि जब मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट हुआ था तो हमने कौन सा टर्म यूज किया था,
हमने टर्म यूज किया था डिफरेंशिएशन का, हमने टर्म यूज किया था डिफरेंशिएशन का, है ना। यहाँ क्या था, डिफरेंशिएशन। यहाँ पर इसका उल्टा हुआ, यह है डी डिफरेंशिएशन, यह डी डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक से बनता है परमानेंट। देखिए मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनने का काम फिर दोबारा हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट, ठीक है ना। तो इस समय ध्यान दीजिएगा, असल में ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि असल में ये जो होता है आपका, ये आपका मान लीजिए प्राइमरी मेरिस्टेम है, इनफैक्ट आगे हम पढ़ेंगे। तो और ये वाला आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम का जब डिवीजन होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो उस समय क्या होता है कि अब यहाँ पे फिर वही हुआ, फिर मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बना। यहाँ पर देखिए मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बना डिफरेंशिएशन, दूसरी बार मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे दोबारा डिफरेंशिएशन। यानी इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। या यूं कह लीजिए जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, याद रखिए जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वहां पर रीडिफरेंशिएशन ही होता है ना। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इनफैक्ट जो सेकेंडरी जो आपकी जो वेस्कुलर और स्टीलर जो कैम्बियम है ना सेकेंडरी ग्रोथ के समय, वो असल में सेकेंडरी मेरिस्टेम की एग्जांपल होती है। यानी कि जो कार्क कैम्बियम बनती है और जो वेस्कुलर कैम्बियम बनती है, ये दोनों क्या होती हैं, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम की एग्जांपल होती है, ठीक है ना। और इस सेकेंडरी मेरिस्टेम से जो ग्रोथ होगी उसी का नाम है सेकेंडरी ग्रोथ। और असल में सेकेंडरी ग्रोथ के समय ही ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो परमानेंट सेल में बदलता है। या यूं कह लीजिए हम और थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर इसका यूज करें तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय क्या होता है, वहां पर होता है रीडिफरेंशिएशन। प्राइमरी है, ध्यान दीजिए ये असल में आपका प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल का डिवाइड करके परमानेंट टिश्यू बनाना असल में यही होती है प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाएगा, अपने लेवल से बात किया जाए तो डिफरेंशिएशन कब होता है, आप क्या बताएंगे, प्राइमरी ग्रोथ के समय होती है। कब होता है, प्राइमरी ग्रोथ के समय होती है। जब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स या प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है, ध्यान दीजिएगा प्राइमरी बनाता है, इसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ के समय ही होता है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। लेकिन जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएट होकर के सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाते हैं, यही कह लीजिए जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फिर से एक्वायर करते हैं डिविजनल कैपेसिटी, यानी कि डी डिफरेंशिएशन होकर के बनता है क्या, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जब फिर डिवाइड करके यानी सेकेंडरी ग्रोथ होकर जब यहाँ पर फिर नए सिरे से परमानेंट टिश्यू बनते हैं, तो वही आपका होता है क्या, रीडिफरेंशिएशन। तो थोड़ा सा इसको और अगर हम समराइज कर दें तो क्या समझे आप कि प्राइमरी ग्रोथ क्या है, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। प्राइमरी ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या उसमें होता है, उसमें प्राइमरी जो मेरिस्टेम होता है वो डिवाइड करके सेल्स बनाता है और वो सेल परमानेंट हो जाती हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाता है, इसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ होता है प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ध्यान दीजिएगा, तो सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी प्रोसेस है, वह प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ तक की बात आपको समझिए। असल में ये अपना लेवल है भाई, ये अपना लेवल है, मतलब कि पूरी प्रोसेस में आप ढूंढिए क्या कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ कहाँ बन सकता है, क्या लेवल हो सकता है। इसको ना टोटलिटी कहेंगे, इसको ना होलिस्टिक अप्रोच कहेंगे। बाकी आप अंडरलाइन किए जा रहे हैं, नोट्स लिखे हुए हैं, बोले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, ये नहीं से हमारे हिसाब से नहीं है। असल में पढ़ाने वाले को लेक्चरर कहा जाता है, तो लेक्चरर को तो लेक्चर देना चाहिए, कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। अब बताने के बाद आप जाने फैक्ट क्या, फैक्ट या नोट की कहीं कमी है, कुछ 100 रुपए खर्च करिए, पूरा का पूरा कंप्लीट टीजीटी का, पीजीटी का, एलटी का, सबका नोट आजकल अवेलेबल है, मिल जाएगा, खाली कुछ 100 रुपए की बात है। लेकिन रुपए खर्च करके क्या आपको नॉलेज मिल जाएगा? क्या दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो नॉलेज को आपके ब्रेन बॉक्स में ट्रांसफर कर दे, या कोई इंजेक्शन है कि इंजेक्शन लगा दिया जाए और सारा मटेरियल ट्रांसफर हो जाए? शायद ना है और ना होगा।
ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि विद्वान बनने के लिए आप जानते हैं ये इंडिपेंडेंट है ऑफ सेक्स, ऑफ सोशल पावर, ऑफ मॉनेटरी पावर। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ब्राह्मण का लड़का लड़की है कि किसी एससी का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पढ़ेगा उसको आएगा, है ना। सेक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की एक लड़का है, जो पढ़ेगा उसको आएगा। इसी मामले में भगवान ने बड़ी ईमानदारी बरती है, जो पढ़ेगा उसको आएगा। कोई मतलब नहीं कि हम अमीर के बेटा बेटी हैं कि गरीब के बेटा बेटी हैं, हम किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं, किस कंट्री के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो पढ़ेगा उसको आएगा। सिंपल सी बात है। इस मामले में हमेशा सबसे ऑनेस्ट वर्क, अगर किसी अगर कोई गार्ड नाम की कोई चीज है तो उसका मोस्ट ऑनेस्ट वर्क यही है। ठीक, आई होप कि आज की क्लास आपके ढंग से समझ जाएगी। थोड़ा इसके अप्लाइड एस्पेक्ट पे आप लोग बात करिएगा, जो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा पूरा जनरल लाइफ हिस्ट्री पूरे प्लांट ग्रुप की आपको याद होनी चाहिए, जनरल कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए। और वो करने के बाद तब आप लोग किसी कोचिंग में जाइए, किसी क्लास करिए भाई, तब देखिए आपका सोचने का और सीखने का तरीका बदल जाएगा। आप इसको फॉलो करिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।